सो नाउ अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट, जो कि हमने पहले भी देखा था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया इंडिया के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ए करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। सो आपको पता होगा एक टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आप हमेशा सुनते रहते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडिया को 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। तो ये होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो ये किसी चीज का बैलेंस है, नाम में ही लिखा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट का बैलेंस, किस चीज का बैलेंस? ये बेसिकली अगर सिंपल फॉर्म में समझोगे तो ये बताता है बैलेंस ऑफ डॉलर। आपको पता है सपोज इंडिया कुछ चीजें एक्सपोर्ट करती है, ठीक है? तो हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डॉलर। तो हम डॉलर कमाते हैं, है ना? तो ये अच्छी बात है। और जब हम कोई चीज को इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या देते हैं? हम क्या क्या देंगे? हम क्या देंगे? हमको तेल इंपोर्ट करना है, तो हम तेल कैसे खरीदेंगे? डॉलर के थ्रू। तो ये डॉलर हम क्या करते हैं? लूज करते हैं। सो बाय एक्सपोर्टिंग वी अर्न डॉलर एंड बाय इंपोर्टिंग वी लूज डॉलर। सो अगर इसका बैलेंस पॉजिटिव होगा तो क्या ये अच्छी बात है? मतलब अगर हम एक्सपोर्ट करके $100 कमा रहे हैं और इंपोर्ट करके केवल $50 ही खो रहे हैं, तो बैलेंस कितना हो गया हमारा? $50। दैट मीन्स वी आर अर्निंग डॉलर, द बैलेंस इज पॉजिटिव। सो इसी को सिंपल वे में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो हर एक कंट्री अपने इस चीज को ट्रैक करती है कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो रिलेशंस है, हमारा जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है इंडियन रेसिडेंट्स का और बाहर की दुनिया के रेसिडेंट्स का, उससे क्या हमारा डॉलर आ रहा है कि जा रहा है। इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गवर्नमेंट, आरबीआई, बेसिकली आरबीआई का काम है इसको ट्रैक करना। आरबीआई ट्रैक्स इट कि वेदर वी आर अर्निंग डॉलर और वेदर वी आर लूजिंग आवर डॉलर। तो इसको ट्रैक करने के लिए आपको एक ट्रांजैक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक जगह इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तभी ना कैलकुलेट करोगे। सो इसी को रिकॉर्ड किया जाता है अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहां डॉलर हम दे रहे हैं, कहां से डॉलर हमें आ रहा है। तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज मेंटेन बाय आरबीआई टू ट्रैक वेदर वी आर गेटिंग डॉलर और वी आर लूजिंग डॉलर। एज सिंपल एज दैट। नाउ यही बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स होते हैं। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। एक होता है आपका करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट देखो क्या होता है, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको दो अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अगर इसको हम लोग बेसिक से समझे, अभी ज्यादा डिटेल में ना जाए बिकॉज दिस इज वी डोंट हैव द टाइम ओवर हियर। अगर बेसिक से सबसे बुनियादी चीज समझे तो करंट अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिससे कोई भी एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पेन बनाता हूं और ये मैं पेन बेच देता हूं किसी अमेरिकन को, तो क्या उससे कोई मेरा एसेट चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो उस ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? यहां पे, वेयर देयर इज नो चेंज इन आइदर एसेट्स और लायबिलिटीज इन दैट ट्रांजैक्शंस। लेकिन मान लो कल को मेरा जमीन है, उसको एक अमेरिकन ने आके खरीद लिया, ठीक है? आई हैव अ लैंड और आई हैव अ मॉल और आई हैव अ फैक्ट्री। उसको एक बाहर के आदमी ने आके खरीद लिया, तो उस केस में क्या हुआ? मेरी एसेट खत्म, ठीक है? सो व्हाट हैज हैपेंड? देयर इज अ चेंज इन द एसेट और लायबिलिटी। या फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अमेरिका से लोन ले लिया, $100 का लोन मैंने किसी अमेरिकन बैंक से ले लिया, तो उस अमेरिकन बैंक के लिए क्या हो गया? वो एसेट। मेरे लिए क्या हो गया? वो लायबिलिटी। सो एनी ट्रांजैक्शंस which Indian residents have with abroad residents and such transactions involve change in assets or liabilities, such transactions are recorded over here, right? तो इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसमें कोई एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हो रहा? ऑल द ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड्स इन सर्विसेज, देन सेकंड रेमिटांसेस, जो लोग बाहर से कमा के इंडिया में भेज रहे हैं,
कोई एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसमें क्या आएगा, जहां पे एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, एफडीआई, कोई बाहर से आदमी आके मेरे फैक्ट्री को खरीद लिया बाय एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो मेरा खत्म एसेट। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, आप बाहर से आके इंडिया के शेयर को खरीद रहे हो, तो इंडिया के कंपनी का एसेट कम हो रहा है बिकॉज बाहर के लोग खरीद रहे हैं उसको। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जो भी इंडियन कंपनी या इंडियन गवर्नमेंट बाहर से पैसा लोन लेती है इन डॉलर्स, तो वहां के बैंक के लिए क्या हो गया, वो एसेट, हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। बाकी और भी बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, बट इतना मोटा मोटी यही होता है ब्रॉडली, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब समझो क्या होता है, इंडिया का करेंट अकाउंट जनरली डेफिसिट होता है, मतलब करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से हम डॉलर लूज करते हैं, वी लूज डॉलर। और कैपिटल अकाउंट जनरली हमारा सरप्लस होता है, वी अर्न डॉलर्स, वी अर्न डॉलर। यहां पे हम डॉलर लॉस करते हैं, यहां पे डॉलर कमाते हैं। क्यों, देखो इंडिया में जनरली जो गुड्स है वो ज्यादा तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, यूएस से, सिंगापुर से। यू नो दैट हमारा मैन्युफैक्चरिंग उतना स्ट्रांग है नहीं, तो मोस्ट ऑफ द गुड्स वी गेट इट फ्रॉम आउटसाइड। इसीलिए हमारा गुड्स में जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा डॉलर्स हमें खर्च करना पड़ता है। सिमिलरली तेल को मंगाने में हमें बहुत खर्च करना पड़ता है, तो अगर तेल का दाम बढ़ जाएगा, राइट, तो हमें ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा। पहले तेल मान लो $100 में बिक रहा था, आज तेल $150 में बिकेगा, तो क्या होगा, हमारा गुड्स अगेन ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तो जनरली क्या होता है कि हमारा गुड्स का जो ट्रेड है, सर्विसेज और रेमिटेंस अगर छोड़ दो, सर्विसेज हमारा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो तो अच्छा खासा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, टीसीएस, विप्रो, ये सब बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है। रेमिटेंसेज आपको पता है मैक्सिमम इंडिया में रेमिटेंस आता है, इंडिया इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब जो लोग इंडियंस बाहर कमा के इंडिया पैसा भेजते हैं, तो ये सब तो जनरली पॉजिटिव होता है, इससे हम डॉलर कमाते हैं। लेकिन गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे प्रॉब्लम है, बिकॉज यहां पे हमारा काफी वीकनेस है। एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बहुत ज्यादा तेल हम लोग बाहर से मंगाते हैं, फर्टिलाइजर्स बाहर से मंगाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ये और इतना बड़ा नेगेटिव है कि इससे पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा करंट अकाउंट पूरा डेफिसिट हो जाता है हमारा, मतलब वी लूज डॉलर। बट कैपिटल अकाउंट के साथ क्या फायदा है, इंडिया ऑलवेज हैव अ बैलेंस, क्योंकि इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अमेरिकन आएगा, वो कहेगा भैया चलो आपकी जमीन खरीद लेते हैं, तो वो क्या आएगा, वो डॉलर लेके आएगा। मान लो मैं अपनी जमीन को $100 में बेच रहा हूं, एक अमेरिकन को खरीदना है, तो वो इंडिया आएगा, वो डॉलर लेके आएगा, $1 बराबर $50, तो वो कितने डॉलर, वो $2 देगा और वो $100 लेके मेरे जमीन खरीद लेगा। तो उससे क्या हो रहा है, इंडिया डॉलर कमा रही है क्योंकि वो डॉलर लेके आ रहा है। तो जनरली इंडिया, बिकॉज इट्स अ फास्टेस्ट मेजरिंग इकोनॉमी, इंडिया गेट्स अ गुड अमाउंट ऑफ एफडी एंड एफपीआई, एंड ऑल्सो इंडियन कंपनीज बोरोज अ लॉट फ्रॉम अब्रॉड, तो इंडिया का ये पॉजिटिव होता है। और यही पॉजिटिव जो डॉलर हम लोग यहां से कमाते हैं, हम लोग इसमें खर्च कर देते हैं। तो अगर यहां पे मान लो हम $100 कमा रहे हैं और यहां पे हम $80 खर्च कर रहे हैं नेगेटिव में, तो इफेक्टिवली $20 हम लोग पॉजिटिव में है। तो इसीलिए इंडिया का ये हमेशा हिसाब किताब रहता था कि द अमाउंट ऑफ डॉलर विच वी यूज टू गेट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, because of being the fastest major growing economy, we used to support the deficit which we were having in the current account. And basically the current account में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये गुड्स वाला ट्रेड जो हमारा सबसे वीक सेक्टर है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ इस पूरे पैंडेमिक के समय कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट उतना ही बढ़ेगा ना जितना कैपिटल अकाउंट उसको हैंडल कर सकता है, और साथ ही साथ जो हमारे पास डॉलर रिजर्व्स है, आपको पता है इसके अलावा आरबीआई के पास एक फॉरेक्स रिजर्व्स भी होता है। तो इस करंट अकाउंट में हम लोग कैसे इसको, इसके डेफिसिट को कैसे हम लोग पैसे फंड करेंगे, इस $80 जो हम लोग एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, ये डॉलर लाएंगे कहां से, यहां से लाएंगे और यहां से लाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम कर स्टार्ट हो गया हमारा। तो यही पैंडेमिक के समय हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बिकॉज अगेन गुड्स, ये सब तो ठीक था, प्रॉब्लम यहां खड़ा हुआ। तो गुड्स में क्या हुआ, एक तो कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, तो आपको इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसा लगेगा। सेकंड, पूरे दुनिया में स्लो डाउन आ रहा है। स्लो डाउन क्यों आ रहा है, बिकॉज पूरे दुनिया में मॉनेटरी टाइटनिंग हो रहा है। तो आपको पता है यूरोप का हमने देखा था जीडीपी, यूएस का देखा था हमने जीडीपी, तो सारे कंट्री का जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है। तो वहां का अगर जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है तो मतलब लोग वहां पे डिमांड कम करेंगे। अगर लोग डिमांड कम करेंगे बाहर, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, और हमारा एक्सपोर्ट 20% ऑफ जीडीपी है, तो हमारा जीडीपी भी इंपैक्ट आएगा।
तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा ये डेफिसिट और ज्यादा होगा, लेकिन हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी ठीक है अभी, लगभग इंडिया इकोनॉमी को उतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला एज कंपेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो इंडियन पीपल हैव स्टार्टेड टू इंपोर्ट मोर बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज मच मोर रेजिलियंट। लेकिन जो इकोनॉमीज अब्रॉड की है वहां पे प्रॉब्लम है, एंड दैट इज व्हाई आवर एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग मच मोर स्लोअर। तो इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज ऑफ, अब हम लोग जाके नोट्स में देखते हैं क्या लिखा है नोट्स में, जो सर्वे ने डिस्कस किया है। विद दिस बैकग्राउंड लेट अस सी व्हाट द सर्वे हैज टू से। तो सर्वे सेज दैट वाइडनिंग ऑफ कैड इज अ वरिंग ट्रेंड। दिस इज अ प्रॉब्लम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाई, क्यों बढ़ रहा है? पहला, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होगा तो इंपोर्ट महंगा, इंपोर्ट महंगा तो किस पे? तेल का इंपोर्ट महंगा। सेकेंड, राइज इन एनर्जी प्राइसेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ग्रोथ इन इंपोर्ट्स, है ना, इंडियन इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है, रेजिलियंट है, लोगों की इनकम, जॉब्स बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन ग्लोबली इकोनॉमी में क्या आ रहा है? स्लो डाउन हो रहा है, तो हमारा इकोनॉमी में एक्सपोर्ट जो है वो अब हमारा स्लो होगा। तो इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट देखो हमारा ये नेगेटिव था, नेगेटिव से यहां से होते होते ये और ज्यादा नेगेटिव में आ गया। मतलब देखो लगभग कितना है ये? -40 बिलियन डॉलर्स। ये टोटल आपका ये पूरा है। ठीक है, तो ये देखो हमारा, ठीक है, तो इसको आप फंड कहां से करोगे? बट इंडिया हैज सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स टू फाइनेंस द कैड। ठीक है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व देखो कितना ज्यादा है, 600 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। आपको पता होगा न्यूज पढ़ते हुए, इंडिया हैज रीच इट्स मैक्सिमम फॉरेक्स रिजर्व है। तो इतना जब आपके पास रिजर्व है तो आप इस रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हो इस डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। एंड साथ ही साथ आरबीआई इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट टू मैनेज द वोलेटिलिटी इन द इंडियन रुपी। तो आरबीआई क्या करती है? मार्केट में इंटरवीन करके मैनेज भी करती है। ठीक है, करेंसी अगर इंडिया की बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट करेगी तो आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करके उसको रेगुलेट भी करती है। कैसे करेगी? फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर मान लो $1 इज इक्वल टू 50 था, अब $1 इज इक्वल टू 60 हो गया है, करेंसी हमारी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर रही है, तो इससे क्या आएगा? कैड बढ़ेगा, द कैड विल इंक्रीज, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आरबीआई क्या चाहेगी? इस करेंसी को हम रेगुलेट करें। तो रुपी घटा, क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे केस में क्या करती है आरबीआई? आरबीआई स्टार्ट्स टू सेल द डॉलर, आरबीआई स्टार्ट्स टू सेल द डॉलर। तो आरबीआई क्या करेगी? अपने डॉलर्स को बेचना स्टार्ट करेगी। ये लो डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, रुपए दे दो, डॉलर देके रुपी लेने स्टार्ट कर देगी। तो रुपी की क्या हो गई? डिमांड बढ़ गई। तो आरबीआई आर्टिफिशियली डॉलर्स को बेचना स्टार्ट करता है, रुपीस को खरीदना स्टार्ट करता है। तो ये $1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 155, $1 इक्वल टू 55 रुपीज हो जाएगा। सो करेंसी के डेप्रिसिएशन को रोकता है आरबीआई इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके। सो इस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल्दो इज अ बिग प्रॉब्लम। हमने देखा सबसे जड़ क्या है? गुड्स में प्रॉब्लम है हमारा, जिसको मर्केंडाइज भी कहते हैं, गुड्स में ट्रेड। सर्विसेज ठीक है, हमारा सर्विसेज ठीक है, हमारा रेमिटांसेस ठीक है, हमारा प्रॉब्लम है गुड्स में। और गुड्स तभी ठीक हो सकता है जब इंडिया तेल को इंपोर्ट कम करे और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज हो। जब हम अपने सामान खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, अपने फोन, अपना एसी, अपना लैपटॉप, अपने गाड़ी, अपने मशीन्स, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो चाइना का करंट अकाउंट बैलेंस होता है क्योंकि चाइना हर जगह एक्सपोर्ट करती है अपने सामान को। ठीक है, उसके बाद द सर्वे टॉक्स अबाउट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इंडिया का एक्सपोर्ट काफी इंक्रीज हुआ था। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा है, मार्केट अच्छा था। पैंडेमिक के समय सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के थ्रू बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर इंप्रूव हुई। बट अभी क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है हमारा कि जो ग्लोबल डिमांड है वो आपका काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो इसलिए इंपैक्ट ऑन द एक्सपोर्ट, this has led to the sluggish export prospects for many nations because of the global slowdown। यूरोप में एक तरीके से रिसेशन आ रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी वजह से जो लोग डिमांड करते हैं उन डेवलप कंट्री में जिनके पास बहुत पैसा है वो डिमांड कम करेंगे। अगर डिमांड कम करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी उससे इंपैक्ट होगा। ठीक है, सो ऑल्दो एक्सपोर्ट वाज परफॉर्मिंग गुड बट नाउ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आवर एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स आर बिकमिंग मच मोर स्लगिश, मच मोर अनसर्टेन, राइट। देन इंडिया का देखो ग्रोथ प्रोजेक्शंस।
तो एवरेज ग्रोथ प्रोजेक्शंस बाकी सबका मिला दोगे तो FY23 के लिए 6.9% है. So that makes India as one of the major fastest growing economy in the world. So that's why Indian economy is luckily much more resilient as compared to other economies. Now comes to private consumption. एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइवेट कंजम्पशन. व्हाट इज प्राइवेट कंजम्पशन? अगर आप जीडीपी देखोगे तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्स माइनस एम प्लस चेंज इन स्टॉक्स एंड वेरिएबल्स. लीव दैट. सो ये क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसका मतलब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, फोन, घर, ये सब चीज. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है, एग्जांपल जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, स्कीम्स प्रोग्राम्स पे खर्च करती है. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में खर्च होता है, जैसे सड़क का बनना, फैक्ट्रीज का बनना, उन चीजों के ऊपर. और एक्स एक्सपोर्ट हो गया, एम आपका इंपोर्ट हो गया. इसमें अगर जनरली आप देखोगे तो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का शेयर 60% होता है. तो पूरे जीडीपी का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो पीएफसी होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दैट इज व्हाट पीपल लाइक यू एंड मी डिमांड. ठीक है, तो ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये निर्भर किस पे करेगा? हम लोग कितना डिमांड करेंगे. लेकिन पूरे पैंडेमिक के समय हमारा डिमांड ठप पड़ा था, बिकॉज लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा था, लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम हो गया था. ठीक है, तो इसकी वजह से पीएफसी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था. बट अभी जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कि सबसे बड़ा कंपोनेंट है जीडीपी का, आज पीपल आर डिमांडिंग मच मोर. तो जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो पीएफसी में एक रिबाउंस देखने को हमें मिला है. तो ये देखो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन हाईएस्ट सिंस FY15. ये देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 2020 के बाद घट रहा था. अब देखो इट हैज गॉट शॉट अप. ये देख रहे हो यहां पे. सो ये लगभग अब आपका 60% के क्लोज पहुंच रहा है. अभी लगभग 58 पॉइंट कुछ परसेंट है, 58.5 या 9% है. नाउ इट इज इंचिंग क्लोज टू द 60%. सो सोचो इतना बड़ा कंपोनेंट अगर आपका जीडीपी में बढ़ेगा तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी. तो ये देखो जीडीपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये लगभग 60% होता है. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हमारा डिमांड made by the people is on increasing. साथ साथ improving consumer confidence, ये एक आरबीआई सर्वे कंडक्ट करती है. दिस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, CCS. ये एक सर्वे है, आरबीआई कंडक्ट करती है. और आरबीआई इसमें डिफरेंट सिटीज में जाके लोगों से पूछती है कि आपको क्या लगता है जीडीपी कैसा होगा अगले साल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्फ्लेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इनकम, What do you think about employment? तो अगर लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर जाता है. सो इफ द वैल्यू इज मोर देन 100 देन दैट मींस पीपल का जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे वो अच्छा है. एंड इफ इट इज लेस देन 100 तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कम अच्छा है. ठीक है, तो आप देखिए ये 100 है. तो देखो इस पूरे पैंडेमिक के समय द करेंट सिचुएशन इंडेक्स, जो लोगों का भरोसा था इकोनॉमी में, वो डिक्लाइन कर रहा था. लेस देन 100 था, मतलब पीपल वर वेरी स्केप्टिकल कि पता नहीं क्या होगा, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बट देखो नाउ ग्रेजुअली दिस इज इंक्रीजिंग. सो अब लोगों का जो इकोनॉमी पे भरोसा है, नाउ पीपल आर थिंकिंग दैट यस थिंग्स आर फिगरिंग इट आउट, थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन, नाउ अगेन इनकम एम्प्लॉयमेंट विल बी फाइन. सो दिस इज द करेंट सिचुएशन इंडेक्स. इस साल में आपको क्या लगता है? एंड द सेकंड थिंग इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, जो ये वाला ग्राफ है. तो लोगों को लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा. So every time people are optimistic about the future, and this graph basically shows कि इस साल क्या होगा. So that is the good thing about India, that Indians are always optimistic. तो आप जितने भी इंडियन से पूछो so they were saying कि हाँ लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पता नहीं इस साल क्या होगा. बट नाउ देखो people are also confident about this year कि अब 2023 अच्छा होगा. तो समय आ गया, समय आएगा नहीं. Now the time has come for India. So that's again a good thing that consumer confidence survey is reaching back to its pre-pandemic level. Now the people are optimistic also about the near term, right? So this is about this thing, right? So private consumption as a percentage of GDP has stood at 58.4%. Why? Because of rebound in the contact intensive sector. Contact intensive sector मतलब जो services sector है, tourism हो गया and other things like that.
एंड सेकंड पेंटअप डिमांड हमने बात किया, लोगों पूरे डिमांड जो है पैंडेमिक के समय रखे नहीं थे, अब वो वापस से डिमांड कर रहे हैं, तो अपना सारा सेविंग से वो गाड़ी खरीद रहे हैं, फोन खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, अदर थिंग्स लाइक दैट। व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो बेनिफिट्स ऑब्वियस सा बात है, जब आपका इतना लोग डिमांड करेगा तो फैक्ट्रीज नए आएंगे, है ना। पहले लोग 100 फोन डिमांड करते, आज लोग 200 फोन डिमांड कर रहे हैं, तो नया फोन का फैक्ट्री आना पड़ेगा। सो व्हेनेवर द डिमांड इंक्रीजेस, न्यू फैक्ट्रीज एंड अदर थिंग्स आल्सो कम्स। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको पता है व्हाट इज कैपेक्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। पहले जितनी भी सरकारें हुआ करती थी, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन सब्सिडीज, फ्रीबीज, ठीक है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। बट दिस गवर्नमेंट, especially in the last 2 to 3 years, this government has focused more on spending on capital in expenditure, not on revenue expenditure. देखो दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब जब सरकार का कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, और कैपिटल का मतलब उस एक्सपेंडिचर से सरकार एक एसेट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, सरकार आपको सैलरी दे रहा है, यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, सरकार पेज यू द सैलरी, तो क्या सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं। बट सपोज सरकार कंस्ट्रक्ट्स अ रोड, एक हाईवे बना दी, तो वो सरकार के लिए एसेट होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस भी इकोनॉमी का बढ़ता है, उससे इकोनॉमी पे जो इंपैक्ट होता है वो ज्यादा तेज रेट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्पेंड 100 रुपीज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन द रिटर्न विच इकोनॉमी गेट्स इज ऑफ 400, 4x, 4 गुना फायदा मिलता है इकोनॉमी को। सो दैट इज बाय स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स इज अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट। इसलिए इस गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली इस पूरे पैंडेमिक के समय एक्स्ट्रा खर्च तो किया, बट वो खर्च पैसे बांटने में नहीं किया, वो खर्च सब्सिडी देने में नहीं किया, बट दैट मनी वाज पुट इनटू प्रोडक्टिव यूज, एंड दैट्स व्हाट द सर्वे सेज कि दिस गवर्नमेंट हैज मेड अ क्वालिटेटिव शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वेयर इट इज इन्वेस्टिंग द मनी। सो आप देख सकते हैं ये कैपेक्स हमारा किस तरीके से 1.8 लाख करोड़ से अभी 4.5 लाख करोड़, लगभग इट हैज डबल्ड इन द पास्ट 5 years, ठीक है। सो जब इतना सरकार कैपेक्स पे खर्च करेगा, तो जो प्राइवेट पीपल है, द प्राइवेट इंडस्ट्रीज लाइक रिलायंस, टाटा, ठीक है, दे विल ऑल्सो बी हैप्पी कि सरकार जब इतने हाईवेज बना रही है, सरकार इज ऑन द फुल मूड, सरकार इज सपोर्टिंग, सरकार इज गेटिंग न्यू पोर्ट्स, सरकार इज लेइंग डाउन द रेलवे लाइन्स टू कैरी द कोल, right? So private people also feel confidence, and because of that, private investment also has increased now, because government spends has increased on capex. Similarly, देखो buy and tax collection, तो टैक्स कलेक्शन भी आपके इंडिया के काफी अच्छा हुआ है, ठीक है। यू कैन सी दैट इन दिस ग्राफ, डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी कलेक्शंस पे देखो कितना ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। सो दैट इज आल्सो गुड। एंड देन यू कैन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिमिटेड ग्रोथ इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वही होता है, जो सरकार खर्च करती है, सरकार कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है, जैसे सैलरी देना एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें जो ग्रोथ है वो हो रहा है, बट ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे कैपेक्स डबल हो चुका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रोइंग बट एट अ वेरी स्लो रेट, एंड दैट्स वेरी गुड। We need to cut down the revenue expenditure. We need to spend more and more money on capital expenditure, because it adds 4x to the economy, and it does not add any much productivity to the economy. साथ ही साथ twin balance sheet problem. Okay, this was also a very important problem which India was facing. We'll discuss in the chapter 2 कैसे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है समझो। फॉर एग्जांपल, आई एम द बैंक, मेरा काम क्या है, पैसा देना, कंपनी का काम क्या है, पैसा लेना। अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा पैसा कंपनी को देता हूं, तो उस केस में क्या हो जाती है, कंपनी ओवर लेवरेज हो जाती है, ठीक है। कंपनी ओवर लेवरेज हो जाएगी मतलब कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन उठा लिया है, ऑन द एक्सपेक्टेशंस दैट उस सारे प्रपोजल, वो जो सारा खर्च कर रही है। फॉर एग्जांपल, आई एम L&T, मैंने ले लिया लोन 10 लाख करोड़ का, मुझे लगता है कि मैं ये रोड बना दूंगा, मैं वो हाईवे बना दूंगा, ये पोर्ट्स बना दूंगा, ठीक है। सो ठीक है, बन गया तो ठीक है, लेकिन कल को मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, स्लो डाउन आ गया, मतलब लॉकडाउन लग गया, तो क्या मैं प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगा? अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगा तो मैं लोन कैसे चुका पाऊंगा? अगर लोन नहीं चुका पाऊंगा तो बैंक्स को अपना लोन नहीं मिलेगा, तो बैंक्स की हालत खराब हो जाएगी, तो बैंक्स फिर अच्छे कंपनी को लोन नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज नोन एज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स deteriorates, the balance sheet of the companies deteriorate. So फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, उनके जो बैलेंस शीट है उनको इम्पैक्ट पहुंचता है, और जो कंपनीज है, जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके भी बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम होता है। तो अच्छे कंपनीज को पैसा मिल नहीं रहा है बिकॉज बैंक्स की हालत खराब है,
और जो पुराने कंपनी जो बहुत सारे लोन लेके उठा के रखे हैं, उनको इतना लोन देना चुकाना पड़ रहा है कि वो नए पैसे खर्च कहां करेंगे, उनको सारा पैसा तो इंटरेस्ट चुकाने में लग रहा है. सो दिस वाज द प्रॉब्लम which the government was facing, but now because of the government's targeted measures, because government ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जो आगे जाके देखेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाया, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स लाया, सार्फिसी एक्ट को अमेंड किया एंड अदर थिंग्स, और उसकी वजह से हमारा आज कोई ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम नहीं है. सो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट डेब्ट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन, कॉर्पोरेट टैक्स पर ऑल्सो लोअर, ठीक है, सब आगे देखेंगे हम लोग, बट बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक्स आर मच मोर स्ट्रेस फ्री which has led to aggressive supply of the credit. तो जब ये सरकार आई थी 2014-15 में, तो आपको पता उस समय रघुराम राजन जस्ट एग्जिट किए थे और उसी समय ये पूरा एनपीए का आपको एक्सपोजर हुआ था, और उसके बाद से ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से उस पूरे एनपीए के प्रॉब्लम्स को टैकल किया है. बिकॉज अगर बैंक्स के ऊपर एनपीए का बहुत ज्यादा लोड रहेगा तो बैंक्स आर वेरी रिलक्टेंट टू लेंड मोर, बिकॉज बैंक्स डरती है कि ऑलरेडी इतने लॉस में फर्दर क्या लॉस उठाएंगे. लेकिन अभी जो बैंक्स है दे आर इन अ मच मोर हेल्दी मैनर, देयर बैलेंस शीट हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली एंड दैट इज व्हाई बैंक्स आर गिविंग मोर एंड मोर लोन. और जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देगी तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, वो सब आपका इंप्रूव हो जाता है. नाउ लेट्स सी. सो ये देखो आपके पास डिक्लाइनिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए है, तो आप देखो एनपीए हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का किस तरीके से घट रहा है. साथ ही साथ प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो आपका बढ़ रहा है. प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक हूं, मैं प्रॉफिट कमाता हूं 100 रुपए, तो उस 100 रुपए से मुझे कुछ पैसा स्टोर करना पड़ता है अपने लॉस को मैनेज करने के लिए. जैसे मान लो कल को मुझे लॉस होता है 20 रुपए, तो मैं अपने उस प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के हिसाब से उसको यूज कर सकता हूं. ठीक है, तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज अ मनी व्हिच एवरी बैंक्स कीप आउट ऑफ देयर प्रॉफिट in order to compensate for the losses which it might incur in the future, right? So that is known as the provisioning coverage ratio. The provisioning coverage ratio is increasing, मतलब banks have more and more reserves and scheduled commercial banks के जो हमारे NPAs हैं वो भी decline कर रहे हैं. This we will understand in the coming chapters. इसको डिटेल में कैसे घटा है, क्यों ये बढ़ रहा है और ये क्यों घट रहा है, everything we will be discussing later. Then the survey lastly talks about in this chapter is about India's inclusive growth. You know that inclusive growth is a very important thing. You know that India has taken a pledge कि इस पूरे अमृत काल में we will be becoming a developed country. And साथ ही साथ India's Prime Minister Modi has taken a pledge that we will become a $5 trillion economy in the coming term. So that is known as the size of the economy. Size of the economy हमें $5 trillion बनना है. But such economy can only become resilient. Such economy can only become productive. Such economy can only be inclusive when the shape of the economy also improves. So what do you mean by shape of the economy? If that economy grows, is redistributed among the poor people, if that economy grows by creating more and more employment, if that economy leads to better health infrastructure, if that economy leads to better education, then that only growth is inclusive. Until and unless the growth is not inclusive, there is no matter of growing. There is no matter of growing, right? So इसलिए सर्वे ने बताया कि inclusive growth भी हमारा improve किया है, हमारी employment improve हुई है. अभी recently हमारे जो बच्चे का nutritional status है वो भी improve किया है, right? So the survey also talks about the inclusive growth. So आप देख सकते हैं हमारा ये है urban employment rate. This is a 4-year low. तो अब देखो पैंडेमिक के समय it got increased to 20.9%. इन देखो जून के समय जब लॉकडाउन लग रहे थे, बट नाउ आप देख सकते हो इट हैज कम टू इट्स 4-year लो. सो एम्प्लॉयमेंट अब हमारा वापस से इंक्रीज कर रहा है. इस पूरे पैंडेमिक के समय काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला, बट नाउ द थिंग्स आर मच मोर इंप्रूविंग. सेकेंडली एमएसएमई सेक्टर्स अगेन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इन डिटेल एमएसएमई सेक्टर्स में क्या क्या गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए. वन मेजर बिग बैंग रिफॉर्म वाज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जहां पे पैंडेमिक के समय जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको कंसेशनल लोन्स दिए गए, कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए गए. एमएसएमई फॉर्म्स द बैकबोन. ये सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट यहीं से जनरेट करता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 50% वैल्यू एडिशन ये एमएसएमई करते हैं, इसलिए एमएसएमई आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इसलिए गवर्नमेंट ने पूरे पैंडेमिक के समय इन छोटे इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, एंड दैट इज व्हाई आप देख सकते हो हमारा जो एनपीए है वो काफी ज्यादा कम हुआ है. सो देखो ये दोज कंपनीज व्हिच हैज अवेल्ड दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में क्या होता है इसको आगे पढ़ेंगे, बट उनका जो एनपीए है वो देखो 4.6 है, 5 है, 4.7 कंपेयर टू दोज कंपनीज व्हिच हैज नॉट अवेल्ड ईसीएलजीएस. ठीक है, सो ईसीएलजीएस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम जिसकी वजह से एनपीए इन द एमएसएमई सेक्टर हैज कम
डाउन। साथ ही साथ जो जीएसटी पेड है बाय एमएसएमई दैट इज आल्सो इंक्रीज। सो जीएसटी ज्यादा पे कर रहे हैं मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब दे आर मच मोर हेल्दी मैनर। देन साथ ही साथ रोबस्ट सेफ्टी नेट, एमजी नरेगा में आपको एलोकेशंस को बढ़ाए गए थे पैंडेमिक के समय। सिमिलरली आपके प्रधानमंत्री किसान, जिसके अंदर हर एक किसान को 6,000 रुपए मिलता है एक साल में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंदर आपको फ्री खाना मिल रहा था ड्यूरिंग द पैंडेमिक। एंड देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा के हिसाब से आप देखो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हुआ स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब जिन बच्चों का हाइट कम होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स एज, हाइट फॉर एज, वो घटा है। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब लो वेट फॉर द हाइट, तो वेट फॉर हाइट मतलब उस हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए था उतना नहीं, उससे कम है, घटा है। अंडर वेट, लो वेट फॉर द एज, तो जितना एज है और उसका जो वेट होना चाहिए अगर उससे कम है वो भी घटा है। सो दैट्स व्हाट द सर्वे सेज कि इंडिया का जो ग्रोथ है आफ्टर द पैंडेमिक या बिफोर द पैंडेमिक ऑल्सो, सो इंडियाज ग्रोथ इज नॉट एक्सक्लूसिव, रादर इट इज इंक्लूसिव। सबका साथ सबका विकास, दैट्स व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन द स्लोगन, और उसी डायरेक्शंस पे आपके काम हो रहे हैं। लास्टली द सर्वे कंक्लूड्स by giving the outlook for 2023 and 2024 इंडिया के लिए काफी और वर्ल्ड के लिए भी क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, what are the drivers of the growth and what are the shockers of the growth, what are the factors which might dampen the growth and what are the factors which might lead to further growth। so एक एक करके देखते हैं। what are the dampeners, मतलब कौन से ऐसे प्रॉब्लम एरियाज है जिसकी वजह से इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आएगा। तो पहला चीज है हाई इन्फ्लेशन एंड कॉन्सिक्वेंट मॉनेटरी टाइटनिंग। हो सकता है कल को कमोडिटी प्राइस और बढ़े, वॉर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो और बढ़ने के लिए और मॉनेटरी टाइटनिंग करना पड़ेगा, तो उससे ग्रोथ और इंपैक्ट होगा। उसकी वजह से स्टैगफ्लेशन भी हो सकता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेंट ग्रोथ बट हाई इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या है, स्टैगफ्लेशन एक बहुत प्रॉब्लम चीज है, सरदर्द बन जाता है। ग्रोथ आपका रुका हुआ है बट इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट को हाइक करना पड़ेगा, मुश्किल करना पड़ेगा लोगों के लिए पैसा लेना। बट जैसे आप मुश्किल करोगे तो आपका ग्रोथ ऑलरेडी रुका पड़ा है। सो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको पैसा इजी सप्लाई करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपको पैसा मुश्किल करना पड़ेगा। तो करे क्या, दिस इज द प्रॉब्लम। अब यहां पे फंस जाता है मामला। एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रोकना स्टार्ट करती है, पॉलिसी रेट को बढ़ाएगी, लेकिन ग्रोथ ऑलरेडी बहुत स्लो है, ग्रोथ 2% से हो रहा है। ठीक है, सो ये एक ऑपोजिट स्टैंड है। देखो जनरली क्या होता है, जब ग्रोथ बढ़ता है आपकी इकोनॉमी का तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ठीक है, बिकॉज अगर ग्रोथ बढ़ रहा है तो ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इनकम है तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो ज्यादा इन्फ्लेशन है। सो जनरली जो ग्राफ होता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में, सपोज दिस इज द ग्रोथ एंड दिस इज द इन्फ्लेशन, सो ग्राफ इज लाइक दिस। जब ग्रोथ बढ़ता है आपका तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है आपका, बिकॉज ग्रोथ की वजह से ज्यादा इंप्लॉयमेंट ज्यादा लोगों के पास इनकम, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। बट स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है बट ग्रोथ आपका कांस्टेंट है। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन, समझ रहे हो। तो ग्रोथ के लिए आपको उल्टा चीज करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन के लिए आपको उल्टा चीज करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम्स इससे आपकी बढ़ जाती है। सेकंड देखो, जो सेकंड डैम्पर है प्रोलॉन्ग स्ट्रेन्स इन सप्लाई चेन्स एंड हाइटन अनसर्टेनिटी ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो कल को अगर ये वॉर बढ़ता है तो अगेन द सप्लाई चेन माइट गेट डिस्टर्ब्ड। थर्ड डैम्पनर क्या है हमारे पास, लो फोरकास्ट ऑफ ग्रोथ इन द ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड में भी आपको काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, nationalism rising in other countries, supply chain disruptions and other things like that। तो ट्रेड अगर कम होगा तो क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एडमिट्स हाई कमोडिटी प्राइस विल रेज द इंपोर्ट बिल इंपैक्टिंग द कैन। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, बिकॉज इंडिया इकोनॉमी तो रेजिलियंट है, हम लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो इंपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन बाहर की कंट्रीज कम खरीद रही है बिकॉज बाहर की कंट्री स्लोडाउन की तरफ बढ़ रही है, तो एक्सपोर्ट घट रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। और साथ ही साथ कमोडिटी प्राइस, जो एनर्जी प्राइस है वो बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, वही गुड्स वाला पार्ट जो करंट अकाउंट डेफिसिट का है उस पर फर्दर असर पड़ेगा। एंड द वाइडनिंग ऑफ कैट विल ब्रिंग द रूपी अंडर द प्रेशर। वही डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, रूपी की सप्लाई
बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रूपी डिप्रिशिएट करेगा, रूपी डिप्रिशिएट करेगा तो फर्दर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये तीन चीजों को आपको कनेक्ट करना है, इन्फ्लेशन, डिप्रिसिएशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, यही इस चैप्टर का क्रक्स है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया डैम्पनर्स। व्हाट आर द इनेबलर्स? सॉलिड डोमेस्टिक डिमांड, हमने देखा था पीएफसी बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, तो लोग का डिमांड बढ़ेगा तो नए फैक्ट्रीज आएंगे। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विल बी सपोर्टेड बाय मल्टीपल स्ट्रक्चरल चेंजेस, हमने देखेंगे अगले चैप्टर में हाउ द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट बिग स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्सेट्रा। ऑयल प्राइसेस विल स्टे लो बिकॉज वी आर गेटिंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया, सो इससे इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक हो सकती है। और जो रिसेशनरी टेंडेंसीज इन एडवांस्ड इकोनॉमीज है, जैसे बाहर की इकोनॉमीज रिसेशन में जाएंगे तो कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, तो वो क्या करेंगे उस पैसा का? डुबाएंगे तो नहीं, तो उनको मजबूरी में वापस से इंडिया तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज ओनली द ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इंडिया में ही आपको होता है ना कि ग्रो करना है तो आप इंडिया में ग्रो कर सकते हो। फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया। सो जो इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं एट देन उनको इंडिया आना ही पड़ेगा, बिकॉज बाहर तो रिसेशन आने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से सर्वे गिव्स द आउटलुक फॉर 2023 एंड 2024। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर विच वी हैव डन। इसमें हमने काफी ज्यादा स्लोली किया था, यू नो दैट, क्योंकि एक होता है पढ़ाना और सेकंड होता है आपको एक्सप्लेन करना। बिकॉज सर्वे पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज क्वेश्चन इन प्रीलिम्स अगर आप देखोगे तो आज दे आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभार कुछ घुमा देते हैं किसी एस्पेक्ट से, तो जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा तब तक आप उन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये लॉजिक के थ्रू, सी इकोनॉमी में आपको कुछ रटना नहीं होता, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक। तो अगर आपको पता है कि अगर लोग बाहर पैसा निकालेंगे तो इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड में कूपन रेट क्या होता है, यील्ड रेट क्या होता है, अगर ये सब चीजें आप बुनियादी वे में नहीं समझोगे, so there's no point in understanding economy, because at the end you will not be able to solve the questions, because now the competition and the level of questions they are asking is much more different than what they were asking, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आप रियली में प्रोडक्टिव आप आंसर कर पाओ। इट्स नॉट ओनली फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, बट एट द एंड माय फोकस इज दैट यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, और मेंस के लिए आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट आप इन पॉइंट्स को अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर लुक्स लाइक, तो वहां पे आप इन समरी पॉइंट्स को यूज कर सकते हो अपने पॉइंट्स में विद द एग्जैक्ट लेवल ऑफ डेटा। तो ये सारे पीडीएफ आपको शेयर कर दिए जाएंगे, एंड फॉर एनी डाउट्स यू कैन आल्सो कनेक्ट विद मी, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग यू द डिटेल्स सो दैट आप उसमें मेरे पे उससे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है। थैंक यू, लेट्स मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर in some times. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.